तो अभी हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहले थोड़ी सी इम्पोर्टेंस करते हैं, फिर मोनोसेक्राइड को हम डिटेल में करेंगे। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट में देखें तो प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके प्लांट्स उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ग्लूकोज के बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, तो पॉलीमर बनता है किसका, स्टार्च का। ठीक है, और वो एनर्जी स्टोर करता है। तो आप जितनी भी फूड लेते हैं उसमें 65% जो एनर्जी आती है आपको, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, आप कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट फूड में लेते हैं? वो ब्रेड है, वो पास्ता है, पोटैटो है, और उसमें क्या है, राइस है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स में देखें तो सुक्रोज है, टेबल शुगर, ये इसको शुगर कैन शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज होती है मिल्क के अंदर 5%, बहुत इम्पोर्टेंट है और फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है योगर्ट की प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में भी जो है जो पॉलीसेकेराइड हैं वो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज से फिर आगे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। वो पायरुवेट होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में कंज्यूम हो जाता है। इसके अलावा उससे अमाइनो एसिड बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं, लिपिड्स बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। प्लांट में देखें तो ग्लूकोज से सेलुलोज भी बनती है, वो विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। 50% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के और भी यूज हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इट हिंडर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज आल्सो act as a scavenger of toxic and undigested food particles present in the intestine. So it has many functions. It is also used in furniture, pages in your notebook, in carton formation, in clothing. There is a lot of uses. इसके अलावा the carbohydrate are the key source of energy. इसके अलावा degradative product of carbohydrate are used as a catalyst or promoter. For example, fructose 1,6 bisphosphate activate pyruvate kinase enzyme. So it act as activator. So mostly the product are either act as a catalyst, and sometimes they act as a inhibitor. Certain carbohydrate derivatives are used as drugs like cardiac glycoside and antibiotics. For example, digitonin is a cardiac glycoside which कंट्रोल हार्ट बीट एंड हार्ट एफिशिएंसी। इसी तरह मिल्क शुगर देखें तो वो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है और बेबी के लिए बड़ा अच्छा एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा इससे जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट रहते हैं कार्बोहाइड्रेट से, इससे फैटी एसिड भी बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड, ये पहले कर चुके हैं हम। इसके अलावा हेट्रोपोलीसैकेराइड जिनको म्यूकोपोलीसैकेराइड कहते हैं, दे आर वेरी गुड कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ मेसेंकाइमल टिश्यू। इसके अलावा इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम इन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज डिजीजेस। फॉर एग्जांपल अगर ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में कोई एंजाइम डेफिशिएंट है तो ग्लैक्टोसेमिया बनेगा, और अगर ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में कोई एंजाइम डेफिशिएंट है तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाएगी, और लैक्टेज एंजाइम अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। जो लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क के बाद उनको पेन होता है, उनको वोमिटिंग फीलिंग आती है, डायरियल फीलिंग आती है, तो उसका मतलब है उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके अंदर जो लैक्टेज एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो जब ये लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता तो लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, वहाँ पे उनकी फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन से एसिड्स बनते हैं, गैसेस बनती हैं, और वो ब्लोटिंग फीलिंग करती हैं, आपके जो बैली है उसको फुला देते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग काज करते हैं, एसिड पीएच लो हो जाती है, इसकी वजह से एंटी पैरास्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, पेट में नॉइज प्रोडक्शन होती है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये तभी होगी व्हेन यू टेक मिल्क।
Rearrangement of glucose metabolism is seen in diaphoresis. Diaphoresis lysis में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। तो आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड, लिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को आगे हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, और on the basis of functional group as a aldosic sugar and a ketonic sugar. Then oligosaccharide have two types, one is disaccharide and trisaccharide, and tetrasaccharide, pentas, hexa, up to 10 carbon. So disaccharide means made up of two monosaccharide sugars like sucrose, maltose. Sucrose is made up of glucose and fructose, maltose, glucose and galactose. Trisaccharide, raffinose. Similarly, it is made up of glucose, galactose, and fructose. Structure of polysaccharide cellulose and storage polysaccharide starch, glycogen. Starch is the storage carbohydrate in plants, and glycogen is storage carbohydrate in animals. Then inulin is present in the leaves of some plants like onion and garlic. Physical characteristics: monosaccharide and most disaccharide are white, crystalline in shape, and sharp melting. It means that they can be easily dissolved in water. Taste: mostly monosaccharide and disaccharide are sweet in taste. Most of the simple and low molecular weight are sugar have sweet taste. Solubility: monosaccharide are soluble and disaccharide are soluble in cold water, but and hard alcohol. But starch, pectin, mucilages, glycogen are difficult soluble in cold water, but they are soluble in hot water and insoluble in alcohol. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मेरी तो डेफिनेशन ये है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर एल्डिहाइड हैविंग एट लीस्ट 3 कार्बन। तो इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, दूसरा इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डोजिक जो है फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड केमिकली एज aldehyde or ketone derivative of the higher polyhydric alcohol or compound which yield their derivative on hydrolysis। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो इनको हम कहेंगे 3 कार्बन वाले को ओज का मतलब होता है शुगर, ठीक है, 3 कार्बन वाले को ट्राइओज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टोज। तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है, और CN रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम को। ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है 3 कार्बन वालों का, ये 4 कार्बन वालों का, ये 5 वालों का, ये 6 वालों का। इसी तरह 7 वालों में C7H14O7 होगा। तो अगर 3 कार्बन वाली अल्डोजिक शुगर देखें तो इसमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये दोनों प्रोड्यूस होती हैं जब ग्लाइकोलिसिस में होती है। तो जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट चेंज होता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर चेंज होता है। तो ये दोनों प्रोड्यूस होती हैं जब ग्लाइकोलिसिस होती है। इसी तरह टेट्रोजिन में देखें रेथ्रोज, थ्रियोज, रिथ्रोलोज। ये रिथ्रोज जो है ये अल्डोजिक शुगर है और रिथ्रोलोज कीटोनिक शुगर है। अब अल्डोजिक और कीटोनिक शुगर में क्या फर्क है, तो ये मैं आपको एक सिंपल सी ये डायग्राम से दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये ग्लूकोज है, इसमें अगर कीटोनिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ग्रुप आ जाए तो ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और अगर कीटोनिक ग्रुप 2 कार्बन के दरमियान आ जाए ये फ्रक्टोज है, ठीक है, ये कीटोनिक शुगर है। अगर ये कीटोनिक ग्रुप 2 कार्बन के दरमियान में आ जाए तो ये कीटोनिक शुगर होगी। ये कौन सी शुगर होगी, कीटोनिक शुगर होगी, ठीक है। तो ये आप देखें इसमें कि 4 कायरल कार्बन है और इसमें 3 कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन का कंसेप्ट भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन एटम के लिहाज से ये अल्डोजिक शुगर है और ये कीटोनिक शुगर है। तो रेथ्रोज अल्डोजिक शुगर और रेथ्रोलोज कीटोनिक शुगर है। ज़ाइलोलोज, राइबोज, रेबिनोज ये अल्डोजिक शुगर है, और रिबुलोज यानी कि राइबोज की कीटोनिक फॉर्म
रिबुलोज है। हेक्सोज में देखें ग्लूकोज में गलैक्टोज मैनोज ये अल्डोजिक 6 कार्बन वाली शुगर है, और फ्रुक्टोज क्या है, कीटोनिक शुगर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो इस ये 3 कार्बन वाली शुगर है। तो अगर इसमें कीटोनिक शुगर हो लगी होगी, यानी कि CH2OH सी डबल बॉन्ड हो CH2OH, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगी, ये अल्डोजिक शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर इसकी कीटोनिक शुगर देखें तो CH2OH सी डबल बॉन्ड हो CH2OH है। ठीक है, तो ये रेथ्रोज है, ये इसका एक और एपीमर है। ठीक है, ये राइबोस 5 कार्बन वाले के 1 2 3 4 4 ये एपीमर हैं, और इसकी 4 इसकी एल फॉर्म होंगी, तो इसके 8 है एसोमर बांध सकते हैं राइबोस के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, और सी की 2 की पावर n, इसका मतलब है इसके 2 2 4 4 2 8 एसोमर बांध सकते हैं राइबोस, रेबिनोज, जाइलोज, लाइजोल और इनके एल फॉर्म। इसी तरह ये ग्लूकोज का देखें तो ग्लूकोज के 8 एसोमर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एसोमर हैं इनकी डी फॉर्म के, और 8 ही इसकी एल फॉर्म के होंगे, तो 16 एसोमर बना सकती है स्टेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज। ठीक है, तो डी एलोज में देखें तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे हैं। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, 3rd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। पेंटोजेस में देखें तो राइबोज को अगर देखें, इट इज ए constituent of RNA, also the constituent of certain coenzyme like FAD, NAD coenzyme। तो अगर आरएनए की कंपोजिशन देखें तो उसमें राइबोज शुगर होती है, और अगर राइबोज के 2nd कार्बन से ऑक्सीजन निकाल दें तो वो डीऑक्सी राइबोज में चेंज होती है। ये वाली डीऑक्सी राइबोज कहाँ पे होती है, ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा फास्फेट एस्टर ऑफ कीटो पेंटोजेस डी रिबोलोज एंड डी xylulose act as an intermediate and hexase monophosphate shunt pathway। ये जो डी रिबोलोज है और xylulose है, ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे है, इसका भी बाय प्रोडक्ट होते हैं। ये 5 कार्बन शुगर है, और ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का एक और अल्टरनेटिव पाथवे है। L-xylulose is an metabolic of D-gluconic acid and is excreted in urine of human। ये जब जाइलोलोज या डी ग्लूकोनिक एसिड की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, यानी कि उनका एंजाइम एब्सेंट होता है जो उनको मेटाबोलाइज करना है, तो 5 कार्बन जाइलोलोज फिर यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाती है, तो इसको पेंटोज यूरिया कहते हैं। इसके अलावा एल-फ्यूकोज अकर इन ग्लाइकोप्रोटीन, इसको मिथाइल पेंटोज भी कहते हैं। ये 5 कार्बन वाली शुगर की इंपॉर्टेंस काटे। इसी तरह डी लाइजोस इट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्सोफ्लेविन। ये हार्ट के जो मसल्स हैं उससे रेगुलेट किया गया था, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। ये कीटोनिक शुगर है रिबोलोज राइबोज के अगर 2nd कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा दें, ऊपर CH2OH ग्रुप लगा दें, तो ये रिबोलोज। ग्लूकोज वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर है, और इसमें क्या ये जो फ्रक्टोज है सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, उसके बाद सुक्रोज है, सुक्रोज के बाद ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो स्वीटनर वैल्यू है वो 3रे नंबर पे है। द एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडी फंक्शन। आपको पता है वहाँ पे ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। मसलन जो रेड ब्लड सेल के अंदर ये मेजर सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा ये जो 40% ब्रेन सेल है उधर भी जो है ना डेफिशिएंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उधर भी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो इसकी दूसरी नेम कौन कौन से हैं, डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसैकेराइड। बेशक वो माल्टोज हो, लैक्टोज हो, सुक्रोज हो, सबका कंपोनेंट है। लैक्टोज को देखें, ये सेल्डम अकर इन फ्रीली इन नेचर, ये हमेशा ग्लूकोज के साथ मिलके लैक्टोज शुगर बनाता है, और 5% होता है हर शुगर मिल्क के अंदर। 4.5 से 5% तक होता है हर मिल्क शुगर के अंदर, और जब ये अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होता है, लेकिन बाज़ लैक्टोज इटसेल्फ डाइजेस्टेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये स्वीटेस्ट शुगर है नेचर के अंदर, और इसकी अगर सुक्रोज जो कि 2nd नंबर पे स्वीटनेस है उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और फ्रूट्स के अंदर फ्री फॉर्म में होता है, हनी और फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं।
ठीक है, ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। लैक्टोज में फोर्थ कार्बन की पोजीशन चेंज होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। और ये आपके पास फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को देखें तो इसका दूसरा नाम लवलोज है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिवर रोटेशन ज़्यादा होती है, लिवर रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं। इट इज फाउंड फ्री इन हनी एंड फ्रूट जूसेस एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसैकेराइड इनोलिन। इलोनिन एक पॉलीसैकेराइड है, इसके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होता है। फ्रक्टोज अकर एज ए क्रिस्टलाइन विद इंटेंस स्वीट टेस्ट, इट रिड्यूस। तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं फैलिंग और बारफोर्ड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स ओसाजान सिमिलर टू दैट ऑफ, यानी कि इसके भी क्रिस्टल बनते हैं और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ग्लूकोज के भी और फ्रक्टोज के भी। और इसके अलावा सैलिवान ऑफ टेस्ट जो कि कीटोनिक शुगर के लिए होता है, ये इसके लिए भी पॉजिटिव आता है। फ्रक्टोज इज यूज्ड एज ए फूड फॉर डायबिटिक एंड इन्फेंट फीडिंग फार्मूला। तो उसके लिए ये डायबिटिक में क्यों यूज होता है कि इसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता है इसकी कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म में। डायबिटीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो नहीं बनती और इंसुलिन ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस भी हो रही होती है तो उसकी भी एक्टिवेशन इंसुलिन से हो रही होती है। तो अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही होती तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म भी रुक जाती है, ट्रांसपोर्ट भी रुक जाती है और ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता है ब्लड के अंदर। तो ये दो तरह से हो सकती है, डायबिटीज टाइप 1 की वजह से और डायबिटीज टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, टाइप 2 में प्रोड्यूस तो होती है लेकिन वो रेजिस्टेंट होती है। यहाँ उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होती सारी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट पड़े, यहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के जरिए मेटाबोलाइज कर सके। तो ये इनको उन पर्सन के अंदर होती है डायबिटीज टाइप 2 जो ओवर वेट होते हैं, बेस्ट होते हैं, जहाँ जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, तो डायबिटीज टाइप 2 जो है ये प्रोमिनेंट होती है ओबेस बंदों के अंदर। पीपल विद डायबिटीज मस्ट पे अटेंशन टू अमाउंट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। उनको ना स्टार्च लेनी चाहिए ना ग्लूकोज वाली दूसरी शुगर लेनी चाहिए। फ्रक्टोज ले सकते हैं क्योंकि फ्रक्टोज के ऊपर इंसुलिन का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, रेगुलेशन का। अब एक है वोट ऑफ रूल। वोट ऑफ रूल क्या कहते हैं कि जितने किसी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होंगे उतने ही उसके एसोमर बन सकते हैं। और कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? कार्बन ऑन विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच आर नोन एज कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कायरल कार्बन है, इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जब 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक आर ग्रुप है, साइड चेन है। तो ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो अगर ग्लूकोज के स्टेट चेन यानी कि फिशर प्रोजेक्शन को देखें तो इसके अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट कायरल कार्बन नहीं है। फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, और ये लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। तो इसके अंदर 4 कायरल कार्बन है। तो C2 की पावर n रिप्रेजेंट करता है कायरल कार्बन। इसका मतलब है 2 की पावर 4 को अगर 2 दफा आप मल्टीप्लाई करें, 2 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो 16, इसके 16 एसोमर बन सकते हैं। मैंने कहा कि इसके 16 एसोमर कैसे बन सकते हैं? ये 8 ग्लूकोज के एसोमर एपीमर की डी फॉर्म है और 8 ये इसकी आगे क्या होंगी? एल फॉर्म होंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका सेकंड कार्बन कायरल है, इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप, 1HOH, एक 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप है और फिर 4 कार्बन वाले अल्कोहल हैं। सिमिलरली ये 3 भी कायरल कार्बन है, इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो ये तो थे मोनोसैकेराइड प्लस उनकी इम्पोर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस। तो आगे हम करेंगे डाइसैकेराइड।